students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our previous chapter vegetation and wildlife resources. So हमारा जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, हमारे जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, इट मीन्स हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी टाइप के लाइफ्स पाए जाते हैं उन सब के ऊपर फोकस कर रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ हमारे एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है उनके ऊपर फोकस किया जाए। अब जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सर्च कर रही है कंजर्वेशन मेजर्स की कि ऐसे क्या क्या मेजर्स तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि हम हमारे जो ये रिसोर्सेज है इनको कंजर्व कर सकें। इवन इंसेक्ट जो है उनको भी अब कंजर्व करने की प्लानिंग जो है गवर्नमेंट शुरू कर रही है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1980 में जो आया था, इसके नोटिफिकेशन या फिर 1986 में आया था, इसमें कुछ हंड्रेड्स बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स और जो ड्रैगन फ्लाई है उन सबको भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया है। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट जो है उनको भी इस लिस्ट में ऐड किया गया, जिसके अंदर की इन प्लांट्स की 6 स्पीसीज को ऐड किया गया। नेक्स्ट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्स को, जो हमारे फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना या रेगुलेट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। इंडिया के अंदर जो है इसकी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट खुद जो है मैनेज कर रही है। किसके थ्रू? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू। इनके भी कुछ क्लासिफिकेशन किएंगे, जिसमें फर्स्ट आता है रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, हमारा जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका आधे से भी ज़्यादा एरिया जो है उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है। रिजर्व्ड है, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी इन फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा गया है। जितनी भी टिम्बर है या फिर जितनी भी हमारी वेरियस वाइल्ड लाइफ है उस सबको कंजर्व करने का काम इस फॉरेस्ट में किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं है। एंट्री करना या यहाँ पर हंट करना, पोचिंग करना या फिर आप अगर टिम्बर वगैरह ले रहे हो वहाँ से, इन सबको लेना इलीगल है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का है, जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका 1/3 जो है उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लिस्ट में ऐड किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये फॉरेस्ट लैंड जो है वो और भी कई डिप्लेटेशन को रोकता है। फिर आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये कुछ दूसरे फॉरेस्ट है या फिर इसके अंदर वेस्टलैंड इंक्लूड है, जो कि दोनों गवर्नमेंट, मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर उसी के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी है, दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट अथॉरिटी भी इक्वल है इस लैंड के ऊपर। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उन्हें परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट भी कहा गया है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? टिम्बर को प्रोड्यूस करना या दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उनको प्रोड्यूस करना, और प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए ही इनको रिजर्व करके रखा गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया का सबसे ज़्यादा एरिया है। फिर जम्मू और कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी परसेंटेज में रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है टोटल फॉरेस्ट में मिलते हैं। और फिर आता है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। अनक्लास्ड जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, जहाँ पर लोकल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है हमारी कंट्री के अंदर वो नई अभी में अपनाई जा रही है। शायद इंडिया में हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें या फिर फॉरेस्ट जो है उसको हम अनदेखी कर दें कि हाँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्ट्रेटजीज इनको कंजर्व करने के लिए अपना रही है। हमारे पास भी कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है इंडिया के अंदर या लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो भी हमारी जो अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ जो है उन सबको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर स्ट्रगल कर रही है।
और इसी के साथ साथ उनका सिर्फ एक ही काम है कि जो लॉन्ग टर्म लिवलीहुड है उसको सिक्योर करना, मतलब किसी की भी लाइफ को खतरे में नहीं आने देना। अब जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर, विलेजेस जो है वो उन फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग का काम हो रहा था, तो उस माइनिंग के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जो माइनिंग का काम किया जा रहा था उससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस जगह पे किया जा रहा जहाँ पे उन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना था। बहुत सारे एरिया जैसे भी हैं जहाँ पर विलेजेस खुद जो है इन हैबिटेट्स को जो है सेव कर रहे हैं, और इसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी उन्होंने रिजेक्ट कर रखा है। इन हैबिटेट जो है 5 विलेज अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के अंदर, उन्होंने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जो है भैरवदेव डाकाऊ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं कि वो यहाँ पर हंटिंग, पोचिंग या फिर वाइल्ड लाइफ जो है उसके अगेंस्ट कोई भी आउटसाइड एनरोचमेंट को अलाउड नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ स्टेप है वो खुद गवर्नमेंट ने ना उठाकर लोगों ने उठाए हैं अपने खुद की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आता है द फेमस चिपको मूवमेंट, सभी ने सुना होगा, चिपको आंदोलन चला था पेड़ों की रक्षा के लिए। तो ये जो मूवमेंट है वो हिमालय के अंदर ही नहीं बल्कि डिफॉरेस्टेशन को अलग अलग जगह पर रोकने के लिए चलाया गया था, और इस कम्युनिटी ने जो है एफॉरेस्टेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया कि पेड़ों को काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, ताकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जिनको सक्सेसफुली यहाँ पर अपनी लाइफ मिल सकती है। अटैम्प्ट जो है वो रिसीव किए गए, अटैम्प्ट जो है वो ट्रेडिशनली लोगों को बताए गए कि किस प्रकार से कंजर्वेशन मेथड वो यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इकोलॉजिकल फार्मिंग जो है वाइड स्प्रेड फैले, या फिर हम जो है एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सके। फार्मर्स और सिटीजन्स जो है उनका एक ग्रुप, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन जो कि टिहरी में चलाया गया था, और नवधान्य जो कि एक प्रकार का एडिक्वेट लेवल जो है डाइवर्सिटी क्रॉप प्रोडक्शन का, वो सब चलाए गए ताकि सिंथेटिक केमिकल्स का जो है वो यूज़ जो है वो कम से कम किया जा सके, या प्रोडक्शन के अंदर जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ किया जाए, और इकोनॉमिकली वायलेबल भी हो। जो भी ये चीज़ें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स की हमें हमारे एग्रीकल्चर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिकली वायलेबल होना चाहिए कि हर आदमी उनको अफोर्ड कर सके। इंडिया के अंदर भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे JFM कहा जाता है, वो प्रोग्राम जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो है अपने मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्टोरमेंट भी दिखा रही है कि किस प्रकार से जो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। और ये जो प्रोग्राम है ये 1988 से चल रहा है, जब उड़ीसा स्टेट ने एक पहला रेजोल्यूशन पास किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो लोकल फॉर्मेशन के साथ, लोकल जो गांव के लोग हैं, गांव के जो इंस्टीट्यूशन उनकी फॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में जो है हेल्प करती है कि डिग्रेडेशन जो फॉरेस्ट का हो रहा है या लैंड को जो मैनेज करना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, इसमें लोकल विलेजेस जो है वो हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की। और रिटर्न में जो इन कम्युनिटीज़ के मेंबर है उन्हें जो है कुछ बेनिफिट भी दिए जाते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे इमारती लकड़ी जो नहीं है, जो अपने घर में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, वो उन्हें दी जा रही है। और साथ ही साथ टिम्बर हार्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली प्रोटेक्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो इससे क्लियर लेसन जो है, इनसे हमें क्या मिलता है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है या इंडिया का जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना कम्युनिटीज़ के हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो या कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है इन कम्युनिटीज़ को, ताकि एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ के लोग अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ या फिर जो फॉरेस्ट रिसोर्स है इनको कंजर्व करने में। सिर्फ और सिर्फ कुछ इकोनॉमिक और डेवलपमेंटिक एक्टिविटीज़ को स्वीकार अगर किया जाए तो पीपल जो है, लोग जो है वो सेंट्रिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिक फ्रेंडली रिवार्डिंग काम अगर करते हैं तो उन्हें उस डेवलपमेंट प्रोसेस में इकोनॉमिकली फ़ायदा मिल जाएगा।